पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था यूजिंग गॉस लॉ। आज हम लोग निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है ना, ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज। लॉन्ग मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग मान लेना, लॉन्ग लाइन चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन हमें निकालना है। ठीक है, ओके। अब ये ऑलरेडी हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ यूज़ करके निकाल लिया था। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, लाइन चार्ज को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट चार्ज में तोड़ दिया था और फिर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रैंडम मतलब जनरल पॉइंट चार्ज निकाल लिया था, उसका कॉम्पोनेंट लिया था, फिर उसको इंटीग्रेट किया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज़ करके सेम चीज़ निकालना चाहेंगे। ठीक है ना, अब इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज देखो, ये अगर इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज है तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, वैसे इस तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ड्रॉ करने के पर्पज़ के लिए मान लेता हूँ पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव के लिए भी ट्रू रहेगा। ठीक है, मैं जस्ट ड्रॉ करना है कुछ ना कुछ, तो मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, है ना। और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, आप इस लेंथ का कोई भी स्मॉल पोर्शन काटोगे, मान लो यहाँ पे 1 मिलीमीटर काटे तो जितना चार्ज आपको मिलेगा 1 मिलीमीटर लेंथ काटने पे, यहाँ पे 1 मिलीमीटर काटो या कहीं और 1 मिलीमीटर काटोगे तो उतना ही चार्ज मिलेगा। ये नहीं कि कहीं कम चार्ज है कहीं ज़्यादा चार्ज है ना, चार्ज जो है लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक पॉइंट ले, पॉइंट पी, और फिर से पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमारा एम क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी जो है लाइन चार्ज से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस दूर है ना, इससे ये एक्स डिस्टेंस जो है दूर है। ठीक है, तो हमारा एम है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करके पता करेंगे कि भैया पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो पॉइंट पी पे हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। ठीक है ना, अब सोचो फिर से, क्या पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो सकता है क्या, तिरछा? तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये डायरेक्शन मान लेते हैं इसके साथ, इस डॉटेड लाइन के साथ 40 डिग्री पे है, तो ऊपर हो सकता है तो नीचे भी तो हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऊपर में भी जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नीचे भी एग्जैक्टली वैसा ही है। बोलना चाहता हूँ मैं कि इस प्लेन के ऊपर जैसा चार्जेस दिख रहा है, इस प्लेन के नीचे भी एग्जैक्टली वैसा ही चार्जेस दिख रहा है। ठीक है, तो जब प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो मैं बोल सकता हूँ ये प्लेन एक मिरर जैसा बिहेव कर रहा है ना, ये प्लेन एक मिरर जैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अगर ऊपर हो सकता है तो मिरर में तो उसका इमेज आ जाएगा नीचे भी। ठीक है, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता, है ना। तो इसके मतलब यही बात हो सकता है कि इस प्लेन के अलॉन्ग ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस प्लेन के अलॉन्ग ही होना चाहिए, है ना। अब प्लेन जो है, ये प्लेन जो आया, ये प्लेन के अलॉन्ग तो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। प्लेन के ऊपर तो बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पता किया। ठीक है, अब एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री आप पता करो। ठीक है ना, तो एक प्लेन तो ये है, परपेंडिकुलर है लाइन चार्ज के, तो ये लाइन चार्ज है इन्फिनिटी लॉन्ग, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ले लो, यहाँ पे पॉइंट पी है मान लो। ठीक है, तो पॉइंट पी से जाता हुआ एक प्लेन ले लो विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, है ना। अब इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ आपको पता है कि इस प्लेन में होना चाहिए, लेकिन इस प्लेन में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इस प्लेन के बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, वैसे ही आप एक दूसरा प्लेन इमेजिन करो जो पॉइंट पी से जा रहा होगा और जिसके अबाउट पूरा सिचुएशन सिमेट्रिक है। वो प्लेन तो यही वाला प्लेन हो जाएगा, ये पेज, ये जो पेज जिस पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, जिस पेज में मैं लिख रहा हूँ उसी पेज पे लाइन चार्ज, उसी प्लेन पे लाइन चार्ज भी है, उसी प्लेन पे पॉइंट भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की बात है कि इस पॉइंट पे इस प्लेन के बाहर नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं आ सकता ना प्लेन के बाहर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर प्लेन के बाहर इस तरफ आ सकता है तो पेपर के उस साइड वाले पोर्शन में भी आ सकता है, जो पेपर का उस साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिमेट्री आर्गूमेंट से इस प्लेन पे भी होना चाहिए और इस प्लेन पे भी होना चाहिए। अब दोनों प्लेन में होना चाहिए मतलब दोनों प्लेन जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। तो ये प्लेन और ये प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों कहाँ पे मीट कर होंगे, इस लाइन के लॉन्ग तो मीट कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंपली बुक्स में लिखा रहता है फ्रॉम सिमेट्री आर्गूमेंट, इस पॉइंट पे फील्ड जो होगा या तो अवे होगा
फ्रॉम द वायर या टुवर्ड्स द वायर होगा, ठीक है। तो मैं पिछले लेक्चर में मैंने जानबूझ के गलत माना था, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए हमें पता था अवे होता है, तो मैंने टुवर्ड्स माना था। तो इस केस में सही मान के देखते हैं, ठीक है, तब भी देखते आता है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे मैं या तो अवे मान सकता हूँ या तो टुवर्ड्स। आप अवे और टुवर्ड्स वाला चीज़ सिमेट्री से नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर कुछ भी लेना पड़ेगा, या तो अवे या तो टुवर्ड्स ले लो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, फिर रिजल्ट जो होगा वो हमेशा सही आएगा, भले आपका असम्पशन क्यों ना गलत हो। तो इस पॉइंट पे मैं अवे मान रहा हूँ और वैल्यू कितना मान रहा हूँ, ई, ठीक है। वैसे ही एक्स डिस्टेंस इस तरफ अगर देखे तो फिर से सेम लॉजिक के कारण इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर अवे आया है तो इस पॉइंट पे भी अवे आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी अवे, वैल्यू कितना है, ई, ठीक है। अब बाकी और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही आया होगा, तो वो सब पॉइंट्स के लिए आप देखोगे जो पॉइंट्स एक्स डिस्टेंस दूर होंगे उन सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये सब पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के भी ऊपर इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज है, इस पॉइंट के नीचे भी लॉन्ग स्ट्रिंग, इसका एंड तो नहीं है ना। वैसे इस पॉइंट के ऊपर भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, नीचे भी इन्फिनिटली लॉन्ग है। अगर ये लाइन चार्ज फाइनाइट होता, मान लो लाइन चार्ज बस इतना ही बड़ा होता, मान लो, ठीक है, तब ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम मान लो ए है, इस पॉइंट का नाम मान लो बी है, ठीक है ना। तो ए के अबाउट ए से पास होता हुआ जो प्लेन है, नॉर्मल प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन है ना, ऐसा वाला परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, इसके और सिस्टम कहाँ सिमेट्रिक है? क्या आपको ऊपर वाला चार्जेस और नीचे वाला चार्जेस एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहे? नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल ही नहीं सकते कि अवे होगा, अवे फ्रॉम लाइन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आर्गुमेंट फेल हो गया। दूसरी बात, ए और बी ऑल्दो सेम डिस्टेंस दूर है, लेकिन ए और बी जो है आइडेंटिकली लोकेटेड नहीं है ना। आइडेंटिकली लोकेटेड मतलब क्या होता है वो समझो। ए जो है वो इस एंड के साथ जितना एंगल बना रहा है, इस एंड के साथ दूसरा एंगल बना रहा है। बी जो है इस एंड के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, इस एंगल के साथ डिफरेंट एंगल बना रहा है। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट वायर के दूसरा एंड के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि दूसरा एंड तो इन्फिनिटी पे है, और इस वाले एंड के साथ भी 90 बनाएगा, और ये पॉइंट भी वही करेगा। अब क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है तो ये सब पॉइंट्स जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है वायर से, सब के सब आइडेंटिकल है। ऐसा आप नहीं बोल सकते ये पॉइंट का कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है कंपेयर टू दिस पॉइंट। दोनों के पास, इसके पास जो प्रॉपर्टी आएगा इसके पास भी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अवे, तो इस पॉइंट पे भी ई होगा अवे, इस पॉइंट पे भी ई होगा अवे, एंड सो ऑन। वैसे इस तरफ भी जो पॉइंट्स एक्स डिस्टेंस दूर होंगे इन सब पॉइंट पे ई अवे होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे हमें पता चल गया बंच ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट पता चल गए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है ना, उस सब पॉइंट क्या एक्स डिस्टेंस दूर है। तो अगर आप लाइन से आप एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट्स पहचानोगे तो आपको एक सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो उसको बंद कर दो यहाँ पे ताकि क्लोज्ड हो जाए। ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस और ये फ्लैट सरफेसेस, ठीक है। अब इसको मैं वापस से यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस लिए हम लोगों ने, ये सिलेंडर लिया हम लोगों ने, इसका हम लोगों ने तो दिखाने के लिए कि ये क्लोज सरफेस है, मैंने अंदर वाला चार्ज ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हमें दिखेगा नहीं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें पता है कि अगर ये सिलेंडर का लेंथ आप एल यूज़ करोगे तो इस लाइन चार्ज का कितना पोर्शन इस सिलेंडर के अंदर फिट होगा, एल लेंथ, ठीक है। तो बस उनको दिखाने रहा हूँ। और इसके हर पोर्शन पे, मतलब कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है मैग्नीट्यूड ई होगा और अवे फ्रॉम लाइन होगा, ठीक है। वैसे इस तरफ भी ई होगा, ठीक है। और जो फ्लैट सरफेस है, अब फ्लैट सरफेस का इस पॉइंट पे तो ऑफकोर्स ई से डिफरेंट होगा क्योंकि ये पॉइंट जो है लाइन चार्ज से सम अदर, मतलब एक्स डिस्टेंस दूर नहीं है। एक्स डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट्स पे हम लोगों ने, एक एक्स डिस्टेंस दूर वाला पॉइंट पे ई है तो बाकी एक्स डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट से भी ई होगा। ये सिमेट्री से हम लोगों ने प्रूव किया, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन ये वाला पॉइंट तो लाइन चार्ज के क्लोजर है तो यहाँ पे ई का वैल्यू कुछ और होगा, तो मान लो इसको मैं ई डैश बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करोगे वो तो ऐसा ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जो फ्लैट सरफेस है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अवे ही लेना है क्योंकि आपने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अवे माना है तो हर पॉइंट पे अवे ही होगा, रिलेटिव डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, एरिया वेक्टर
नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे एरिया वेक्टर नॉर्मल। तो जो फ्लैट सर्फेसेस है वहाँ पे ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, है ना। तो इस फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज़ीरो आएगा, क्योंकि इस फ्लैट सरफेस के लिए हर पॉइंट पे ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। वैसे इस वाले फ्लैट सरफेस के लिए भी ज़ीरो है, ठीक है। तो जब हम लोग गॉस लॉ निकालेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे सॉरी, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही करते हैं ना, ठीक है। अब नेट फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, क्योंकि ये पूरे क्लोज सरफेस को दो पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। एक पोर्शन है फ्लैट वाला पोर्शन, ये वाला फ्लैट और ये वाला फ्लैट मिलके फ्लक्स थ्रू फ्लैट वाला पार्ट देंगे, और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, है ना। दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ इसके लिए क्या था, लैम्डा था, यानी यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज इसमें फिट हो रहा था। अब यहाँ पे ये जो क्लोज सरफेस हम लोगों ने लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो इतने लेंथ पे ही होगा, और ये लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू इंटू सॉरी लैम्डा इंटू एल क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो एल लेंथ इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का एल लेंथ ना इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो एल लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो ये चार्ज इंक्लोज हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस तो ज़ीरो है, क्योंकि ई और डी ए हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, ई डॉट डी ए हर पॉइंट पे जीरो होगा, है ना। ई और डी ए परपेंडिकुलर मतलब ई डॉट डी ए जीरो। और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, अब कर्व सरफेस का कोई पॉइंट पे अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कोई पॉइंट पे एरिया वेक्टर जो होगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस ज़ीरो, क्योंकि ई और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हर पॉइंट के, कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में। यहाँ भी देखो ई इस तरफ है, एरिया वेक्टर तो अवे आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ बना दे, तो एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कहानी है, और ये इंटीग्रेशन हमें करना है ओवर कर्व्ड सरफेस, है ना। यहाँ सर्कल नहीं दिए, क्योंकि सर्कल दे रहे मतलब पूरे क्लोज सरफेस के लिए, है ना। क्लोज सरफेस के हर पॉइंट को कवर करना है, हम लोग खाली कर्व्ड वाले पार्ट को कवर करें, और कर्व्ड वाला पार्ट जो है वो उसको खाली कर्व वाले पार्ट को देखेंगे तो वो एक क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है। इस पूरे को देखेंगे तो क्लोज सरफेस है, यानी वैसे कर्व्ड सरफेस के ऊपर वाला इंटीग्रेशन करना है, दैट इज इक्वल टू, अब कर्व्ड सरफेस के लिए ई की वैल्यू, तो कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ई बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाहर हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा ये ओवर कर्व्ड। तो कर्व्ड सरफेस के स्मॉल एरियाज़ को जब आप ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जाएगा, और टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई, इसका रेडियस क्या है, x, 2 पाई x इंटू एल, 2 पाई x इंटू एल, ठीक है। एल कैपिटल यूज़ करना है, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो 2k लैम्डा बाय x आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने 2 इंटू के लिखा, क्योंकि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था फ्रॉम यूजिंग क्या बोलते हैं कूलम्स लॉ, वो भी ऐसा ही आया था। तो अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट करें तो मैग्नीट्यूड कितना था ई, और डायरेक्शन क्या था, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, ठीक है। और ई का वैल्यू आ गया है 2k लैम्डा बाय एक्स, और यही एक्सप्रेशन तो आया था जब हम लोग कूलम्स लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड टू इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज निकाले, सेम एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। तो फिर से हमारा जो भरोसा है गॉस लॉ पे, वो फिर से क्या थोड़ा भरोसा और बढ़ गया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी पॉइंट्स के कारण जो निकाले थे वो कूलम्स लॉ वाले रिजल्ट से मैच कर रहा था, और यहाँ भी जो निकाले ये भी कूलम्स लॉ यूज़ करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो उससे मैच कर रहा, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लगा होगा तो ये पहचानना कि इन सब पॉइंट्स में क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और रिलेटिव डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं खाली ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये कर्व सरफेस के बाकी पॉइंट्स में भी देखोगे, जैसे ये वाला पॉइंट पे भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा अवे फ्रॉम वायर, क्योंकि एक पॉइंट पे ई अवे फ्रॉम वायर माने हो, और सब पॉइंट्स जो कि सेम डिस्टेंस दूर है लाइन से, वो सब पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो हर पॉइंट पे ई अवे फ्रॉम वायर मानना होगा। अब आप बोलोगे सर अवे क्यों माने, टुवर्ड्स क्यों नहीं माने, तो आपको टुवर्ड्स मानना तो टुवर्ड्स मानो, आप टुवर्ड्स मान होते अगर तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द वायर है, और एरिया वेक्टर तो अवे होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है, तो एंगल हो जाएगा 180। तो आपका 180 cos 180 लेते तो माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है।
लेकिन फिर अब क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड -2 के लैम्डा बाय एक्स है टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स वायर, माइनस साइन टुवर्ड्स को क्या कर देता, अवे कर देता। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट हमेशा वही आएगा, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू हॉलो स्फीयर। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।